आज हम देखेंगे सीजी सेट 2026 के लिए कम्युनिकेशन जो कि यूनिट 4 है उसे क्वेश्चंस का पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड विद द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रकृति से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए है दिशात्मक प्रक्रिया डायरेक्शनल प्रोसेस, दूसरा है प्रतिपुष्टि प्रक्रिया फीडबैक प्रोसेस, तीसरा है गतिशील प्रक्रिया डायनेमिक प्रोसेस और चौथा है पेसिव प्रक्रिया जो है निष्क्रिय निष्क्रिय प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय प्रक्रिया। निष्क्रिय प्रक्रिया ही संचार जो की प्रकृति से जो है वो मेल नहीं खाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अधिक स्वतंत्र वातावरण में बातचीत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए छोटे समूह चर्चा के दौरान, ऑप्शन नंबर बी फिल्म प्रोजेक्टर का उपयोग करके, ऑप्शन सी टीवी देखने के दौरान या फिर ऑप्शन डी विशेषज्ञ के व्याख्यान में। तो छोटे समूह के दौरान जो विद्यार्थी है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में बात कर सकते हैं, क्योंकि छोटे समूह में विद्यार्थी बिना झिझक के अपने विचार व्यक्त करते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जनसंचार की मुख्य सीमा क्या है। ऑप्शन ए यह प्राप्तकर्ता के लिए बहुत महंगा है, ऑप्शन बी संदेश के निर्माण में बहुत समय लगता है, ऑप्शन नंबर सी इसकी सफलता संदेश निर्माताओं पर निर्भर करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी फीडबैक प्रणाली बहुत ही कमजोर होती है, क्योंकि जनसंचार में संदेश को हम बहुत बड़ी मात्रा में पहुंचाते हैं और प्राप्तकर्ताओं से तुरंत फीडबैक लेना थोड़ा कठिन होता है, जल्दी नहीं ले सकते हम फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, यदि किसी विशेष पाठ या विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद भी आपके विद्यार्थी असंतुष्ट रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे। ऑप्शन ए उसकी समझ बढ़ाने में सिर्फ सार्थक शिक्षण प्रयास छोड़ देना, ऑप्शन बी जब तक वे विषय वस्तु को समझ न ले तब तक बार बार सर्वोत्तम प्रयास करना, ऑप्शन नंबर सी बार बार उसी विषय वस्तु को दोहराना और केवल समय नष्ट करना, और ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब तक वे विषय वस्तु को समझ न ले तब तक उसको सर्वोत्तम प्रयास करना ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि प्रभावी शिक्षक विद्यार्थी की समझ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार उसको बार बार सिखाने का प्रयास करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जिस माध्यम से संदेश गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए चैनल, ऑप्शन नंबर बी संचार माध्यम, ऑप्शन नंबर सी संचरण चैनल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ट्रांसमिशन चैनल। तो जिस माध्यम से संदेश गुजरता है उसको हम चैनल कहते हैं। संचार में जिस मार्ग या माध्यम से संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता द्वारा पहुंचता है उसको चैनल के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक प्रभावित संचार प्राप्तकर्ता में क्या उत्पन्न करता है। एक प्रभावित संचार प्राप्तकर्ता में या तो वो खुशी उत्पन्न करता है या स्वीकृति उत्पन्न करता है, एक्सेप्टेंस, या अन्य लोगों तक पहुंच उत्पन्न करता है, या फिर चिंतन जो है वो उत्पन्न करता है। तो प्रभावी संचार प्राप्तकर्ता में स्वीकृति उत्पन्न करता है, क्योंकि प्रभावी संचार का उद्देश्य संदेश को इस प्रकार पहुंचाना होता है कि प्राप्तकर्ता उसे समझे और उसको स्वीकार करे। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समूह कक्षा में संचार प्रक्रिया को दोषपूर्ण नहीं बनाता है।
ऑप्शन ए रिवर्सिंग, इवेल्युएटिंग, फोकसिंग, मतलब उलटना, मूल्यांकन करना, ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी है मूल्यांकन करना, ध्यान केंद्रित करना दोषपूर्ण नहीं बनाता है, तो ये तो उलटना तो एक, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। मूल्यांकन करना, ध्यान केंद्रित करना, प्राप्त करना, चलो ठीक है। ऑप्शन सी मूल्यांकन करना, ध्यान केंद्रित करना, अतिशयोक्ति करना, ये भी गलत है। और इसमें भी ऑप्शन डी में भी अतिशयोक्ति है, तो इसलिए इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन, ध्यान केंद्रित करना और जानकारी प्राप्त करना संचार को दोषपूर्ण बनाने वाले प्रमुख तत्व नहीं है, जबकि अतिशयोक्ति जैसे प्रवृत्ति संचार को प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब शिक्षक को एक प्रभावी संचारक माना जाता है तो शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए? जब उसको एक प्रभावी संचारक मान लिया जाता है शिक्षक को, तो उसका शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए इन चारों में से? विद्यार्थियों में, ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में सोचने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी है पाठ शिक्षण और स्वस्थ चर्चाओं द्वारा ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के साथ विषय वस्तु की चर्चा करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चीजें होनी चाहिए, ये तीनों ही चीजें सही हो जाएगी, तीनों ही चीजें सही हो जाएगी, क्योंकि एक प्रभावी शिक्षक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ विद्यार्थियों की सोचने की क्षमता को विकसित करता है और उसके साथ अच्छे से चर्चा भी करता है। 9 क्वेश्चन में चलते हैं। डिकोडिंग जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मैसेज सेंडर से, ऑप्शन बी मैसेज रिसीवर से, ऑप्शन सी बोथ, मतलब मैसेज सेंडर से भी और मैसेज रिसीवर से भी, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो डिकोडिंग है वो मैसेज रिसीवर से संबंधित होता है। डिकोडिंग का अर्थ प्राप्त संदेश के अर्थ को समझाना या उसकी व्याख्या करना होता है। यह मुख्यतः संदेश प्राप्तकर्ता का ही कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, कक्षा में शोर को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? विद्यार्थी, ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को शांत रहने की चेतावनी देना। ऑप्शन नंबर बी है कक्षा के शोर के साथ तालमेल रखने के लिए ऊंची आवाज में बोलना। ऑप्शन सी चुपचाप कक्षा को देखना और बारीकी से निरीक्षण करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों के शोर को अनदेखा करके आत्मविश्वास से पढ़ाना शुरू करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुपचाप कक्षा को देखना और बारीकी से निरीक्षण करना। तो ये शिक्षक का शांत रहकर कक्षा का निरीक्षण करना विद्यार्थियों को अनुशासित होने का संकेत देता है और अनावश्यक शोर को कम करने में मदद करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। संचार की बाधाओं को दूर किया जा सकता है यदि, ऑप्शन नंबर ए है श्रोता में अच्छे श्रवण की सभी वांछित क्षमताएं हों। ऑप्शन नंबर बी श्रोता प्रेरित अवस्था में है। ऑप्शन नंबर सी श्रोता के पास अतिरिक्त प्रोत्साहन हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें श्रोता के पास अच्छे श्रवण की क्षमता हो, ये बिल्कुल सही हो सकता है। प्रेरित अवस्था में हो, ये भी सही है। श्रोता के पास अतिरिक्त प्रोत्साहन, ये भी सही है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि अच्छा सुनना, प्रेरणा और उचित प्रोत्साहन संचार को बेहतर बनाने में सहायक होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से शिक्षक का कौन सा गुण उसके श्रेष्ठ शिक्षण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक की क्षमताएं। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक का संयम। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक की मौखिक अभिव्यक्ति, या फिर ऑप्शन नंबर डी है व्यावसायिक प्रतिबद्धता और पेशे के प्रति प्रेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा शिक्षक का गुण उसके श्रेष्ठ शिक्षण से संबंधित है? तो क्षमता तो उसके श्रेष्ठ शिक्षण से संबंधित नहीं है, संयम भी श्रेष्ठ शिक्षण से संबंधित नहीं है, मौखिक अभिव्यक्ति भी श्रेष्ठ शिक्षण से संबंधित है, जबकि व्यावसायिक प्रतिबद्धता और पेशे के प्रति प्रेम जो है
वो श्रेष्ठ शिक्षण से संबंधित है। तो अपने पेशे के प्रति प्रतिबद्धता और शिक्षण के प्रति प्रेम शिक्षक को अत्यधिक प्रभावी और समर्पित बनाता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। संदेश प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित अनिवार्य शर्त का पालन करना चाहिए, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है उसमें संदेश भेजने की क्षमता हो, ऑप्शन नंबर बी है उसमें संदेश को डिकोड करने की क्षमता हो, ऑप्शन नंबर सी है उसमें संदेश की व्याख्या करने की क्षमता हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी क्षमताएं हो। कौन सी अनिवार्य शर्त का पालन होना चाहिए? जिसमें से अनिवार्य शर्त है उसमें संदेश भेजने की क्षमता हो, ये अनिवार्य शर्त नहीं है। उसमें संदेश को डिकोड करने की क्षमता हो, डिकोड ये भी अनिवार्य शर्त नहीं है। उसमें संदेश की व्याख्या करने की क्षमता हो, हाँ ये सही है। और उपरोक्त सभी से ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसमें संदेश करने की क्षमता हो, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि संदेश प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य उसका अर्थ समझना होता है, इसलिए प्राप्तकर्ता में संदेश की व्याख्या करने की क्षमता बहुत ही आवश्यक होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कक्षा सबसे अधिक प्रभावी दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर ए है जब शिक्षक विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार अनुभव प्रदान करता है, ऑप्शन बी जब शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान आराम की स्थिति में रखता है, ऑप्शन नंबर सी है जब शिक्षक विषय वस्तु को जब शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान आराम की स्थिति में रखता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब शिक्षक विषय वस्तु को स्पष्ट और ऊंची आवाज में पढ़ाता है, तो इस स्थिति में तो प्रभावी के लिए तो ये स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। जब शिक्षक कक्षा में कठोर अनुशासन स्थापित करता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा जब शिक्षक विद्यार्थियों के स्तर पर अनुभव प्रदान करता है, तभी जो कक्षा जो क्लासरूम होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि विद्यार्थियों के स्तर और क्षमता के अनुसार शिक्षण करने से विषय को समझना आसान होता है और कक्षा अधिक प्रभावी दिखाई देती है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। संचार प्रक्रिया में फीडबैक का जो होता है वो क्या लाभ होता है? यह संचार को स्पष्ट करता है, ऑप्शन बी यह विषय वस्तु को समझने में लाभदायक है, ऑप्शन नंबर सी है यह संदेश की कमियों का निदान करता है, और ऑप्शन नंबर डी है यह प्राप्तकर्ता की कमियों को उजागर करता है। तो इसमें फीडबैक जो है वो क्या काम आता है? तो इसका सही आंसर होगा यह संचार को स्पष्ट करता है। मतलब फीडबैक से पता चलता है कि संदेश प्राप्तकर्ता ने सही ढंग से समझाया है या नहीं, इसलिए संचार को स्पष्ट और प्रभावी बनाता है फीडबैक, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जब आप किसी विदेशी की भाषा समझने में असमर्थ हो, तो संदेश का संचार किसके माध्यम से किया जाएगा? जोर से बोलकर नहीं किया जाएगा, सांकेतिक भाषा के से हम कर सकते हैं, उसकी भाषा हम जल्दी सीख भी नहीं सकते, और कहानी जब भी गलत हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा। भाषा में समझ न आने पर संकेत, हाव भाव और प्रतीकों के माध्यम से हम संदेश को प्रेषित कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्रभावी संचार तब होगा यदि सोर्स जो है आकर्षक और निरंकुश हो, ऑप्शन बी संदेश श्रोताओं के अनुसार तैयार किया गया हो, ऑप्शन सी नवीनतम संचार टेक्निक का उपयोग किया गया हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय हो। तो प्रभावी कब होगा? जब वो निष्क्रिय हो गया तो प्रभावी तो हो नहीं सकता।
स्रोत आकर्षक और निरंकुश, ये भी नहीं हो सकता। नवीनतम संचार तकनीक का उपयोग किया गया हो और संदेश श्रोता के अनुसार तैयार किया गया हो, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा, क्योंकि प्रभावी संचार के लिए श्रोताओं की भाषा, ज्ञान और स्तर और आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। प्रभावी संचार के लिए संदेश जो है वो श्रोताओं की भाषा, ज्ञान, स्तर और आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन पर चलते हैं हम। प्रभावी संचारक के रूप में स्वयं को समायोजित करने के लिए शिक्षक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए, वह अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे। ऑप्शन नंबर बी, वह जो पढ़ाए वह सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त हो। ऑप्शन नंबर सी, उसे शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे। या ऑप्शन नंबर डी, उसके प्रश्नों के सर्वोत्तम उत्तर खोजने में सहायता करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह जो भी पढ़ाए वह सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि शिक्षक को विद्यार्थियों की क्षमता और स्तर के अनुसार विषय वस्तु की जो प्रस्तुति है वो करनी चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थी उस विषय को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एंडरसन ने उद्धृत किया कम्युनिकेशन अ डायनेमिक प्रोसेस, कम्युनिकेशन अ प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कम्युनिकेशन अ प्रोसेस एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है अ प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। संचार विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। एंडरसन ने कम्युनिकेशन को विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के रूप में बताया था। 20th क्वेश्चन में चलते हैं। यदि शिक्षक अपने विचारों को विद्यार्थियों तक उचित ढंग से संप्रेषित करने में असमर्थ है तो इसका परिणाम होगा। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में अनुशासन अंत हो जाएगी, या फिर ऑप्शन नंबर बी, विषय में विद्यार्थियों की रुचि का अंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की अधिकतम अनुपस्थिति होगी, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। अब कोई भी शिक्षक विचारों को अपने विद्यार्थियों तक संप्रेषित नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट उसको नहीं कर पा रहा है, तो कक्षा में कक्षा में अनुशासन भी नहीं हो पाएगा। वहाँ के विद्यार्थियों में रुचि भी खत्म हो जाएगी और विद्यार्थियों की अनुपस्थिति भी वहाँ पे हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रभावी संचार न होने पर विद्यार्थियों की रुचि कम हो सकती है, अनुशासन प्रभावित हो सकता है और कक्षा में अनुपस्थिति भी बढ़ सकती है। 21वां क्वेश्चन, संचार के मूल तत्व है। ऑप्शन ए, स्रोत और प्राप्तकर्ता। ऑप्शन नंबर बी, मैसेंजर और रिसीवर। ऑप्शन नंबर सी, स्रोत और चैनल, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी सभी जो है संचार के मूल तत्व है। मैसेंजर है, रिसीवर है, सोर्स, चैनल है, ये सभी है, उपरोक्त सभी आएगा इसमें। संचार प्रक्रिया में सोर्स, प्रेषक, संदेश, चैनल और प्राप्तकर्ता जैसे विभिन्न तत्व शामिल होते हैं, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अधिक स्वतंत्र वातावरण में बातचीत कर सकते हैं? इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। छोटे समूह में चर्चा के दौरान स्वतंत्र रूप से विद्यार्थी एक दूसरे के साथ स्वतंत्र वातावरण में बात कर सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट भाषा किस शब्द से लिया गया है? कम्युनिस्ट भाषा जो है वो ग्रीक भाषा से नहीं लिया गया है, हिब्रू भाषा से नहीं लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। कम्युनिस्ट भाषा लैटिन भाषा से, कम्युनिस्ट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कॉमन या फिर साझा करना। इसका मतलब होता है कॉमन या फिर साझा करना। 24th नंबर क्वेश्चन, संदेशों की डिकोडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? संदेशों की डिकोडिंग के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए, संदेशों को संकेतों में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, संदेशों की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, सेवा में बाधाएं उत्पन्न की जाती है, ये तो नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर डी, संदेशों को इनकोडिंग के माध्यम से बदला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदेशों की व्याख्या की जाती है डिकोडिंग में। डिकोडिंग का अर्थ होता है प्राप्त संदेश में दिए गए संकेतों या प्रतीकों का अर्थ समझना और उसकी व्याख्या करना, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, संदेशों की व्याख्या करना। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक को संचार में निम्नलिखित में से क्या अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए, संक्षिप्त, स्पष्ट और निम्न स्तर। ऑप्शन बी, खींचा हुआ स्वर। ऑप्शन सी, स्पष्ट और ऊंचा स्वर। और ऑप्शन डी है मध्यम स्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम स्वर। शिक्षक की आवाज न बहुत धीमी होनी चाहिए, न ही बहुत तेज होनी चाहिए। मध्यम स्पष्ट स्वर प्रभावी संचार के लिए सबसे उपयुक्त होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, उत्कृष्ट संचार में निम्नलिखित में से क्या वांछित नहीं है? उत्कृष्ट संचार में क्या वांछित नहीं है? ऑप्शन ए, आवाज में परिवर्तन। ऑप्शन बी, बाहरी या शारीरिक सुंदरता। ऑप्शन नंबर सी, पर्याप्त भावनाओं का संचार। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की भागीदारी। उत्कृष्ट संचार में निम्नलिखित में से क्या वांछित नहीं है? मतलब किसकी जरूरत नहीं होती है हमको? हमको बाहरी या शारीरिक सुंदरता की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभावी संचार के लिए शारीरिक सुंदरता आवश्यक नहीं है, जबकि स्पष्टता, उचित मॉड्यूलेशन, मतलब मॉड्यूलेशन उसका अच्छा होना चाहिए, भावनाएं और विद्यार्थियों की भागीदारी, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाहरी या शारीरिक सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संचार प्रक्रिया में फीडबैक का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, संचार प्रक्रिया में वांछित परिवर्तन लाना। ऑप्शन बी, विषय वस्तु को समझना। और ऑप्शन नंबर सी है संचारक की कमियों की पहचान। या ऑप्शन नंबर डी, संदेश प्रेषक की सीमाओं का निदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संचार प्रक्रिया में वांछित परिवर्तन लाना ही फीडबैक का अंतिम उद्देश्य होता है। फीडबैक का मुख्य उद्देश्य संचार की प्रक्रिया में कमियों को पहचानना होता है और उसमें सुवांछित सुधार करना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं हम। कभी कभी देखा गया है कि कक्षा में विद्यार्थी अनुशासन के मामले में शिक्षक को परेशान करने का प्रयास करते हैं। आपके विचार में समस्या किसमें हो सकती है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में। ऑप्शन बी, प्रक्रिया में। ऑप्शन सी, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु में। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षण में लिया जाने वाला समय। तो केवल वो विद्यार्थी की समस्या नहीं हो सकती है, केवल वो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की समस्या नहीं हो सकती है, शिक्षण में लिया गया समय भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है पढ़ाने का वो जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसी स्थिति में समस्या केवल विद्यार्थियों में नहीं होती है, शिक्षण और संचार की प्रक्रिया को भी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार प्रभावी बनाना आपको आवश्यक होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस, प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कम्युनिकेशन है। ऑप्शन ए, स्रोत और प्राप्तकर्ता के बीच चलने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, विचारों के आदान प्रदान की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी, विचारों के हस्तांतरण की विधि। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो संचार है स्रोत और प्राप्तकर्ताओं के बीच चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है और इसमें आइडियाज भी ट्रांसफर होते हैं, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, शोध कार्य के संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए, प्रक्रिया। ऑप्शन बी, भाषा का अधिकार। ऑप्शन सी, उद्देश्य का कथन। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें भाषा का अधिकार होना चाहिए, उद्देश्य का कथन भी होना चाहिए। शोध कार्य को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए भाषा पर अच्छा अधिकार होना चाहिए और शोध के स्पष्ट कथन, शोध का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बी और सी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे कम्युनिकेशन यूनिट 4 कम्युनिकेशन के पार्ट 2 के 30 क्वेश्चंस। थैंक यू।